नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गुरुवाणी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की जो ये क्लास है वो है आपके हॉर्टिकल्चर से संबंधित, और हॉर्टिकल्चर में आज अपन पढ़ने वाले हैं कि फल वृक्षों की जो नर्सरी प्रबंधन है, यानी कि जो आपका नर्सरी मैनेजमेंट है, फ्रूट्स के लिए हो चाहे सब्जियों के लिए हो, चाहे उसी के साथ साथ में बात करूँ तो फूलों के लिए हो। तो आज इस टॉपिक की कंप्लीट अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर ले और शेयर जरूर कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। सबसे पहले नर्सरी प्रबंधन पढ़ने से पहले अपन को ये जानना जरूरी होता है कि आखिर एक नर्सरी अपन बोलते किसे हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें तो अपन नर्सरी के बारे में देखेंगे कि नर्सरी क्या होती है। तो देखो, नर्सरी जो है वो एक सीमित क्षेत्र होता है, एक क्या होता है, सीमित एरिया होता है। नर्सरी एक सीमित एरिया होता है जहां पर अपन क्या करते हैं, ऐसे तो है नहीं कि अपन सस्ते बीजों को वहां पे लगाएंगे, क्योंकि अगर सस्ते बीज अपन लगाएंगे और वो नहीं होंगे मृदा के अंदर तो अपना इतना नुकसान नहीं होगा। तो अपन नर्सरी में किन्हें लगाते हैं, सबसे पहले चीज तो आपको ये याद रखना है कि नर्सरी के अंदर जो लगाते हैं अपन, वो लगाते हैं अपन महंगे बीजों को, महंगे बीजों को लगाते हैं। और महंगे बीजों की अपन देख रेख करते हैं। देख रेख कब तक करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देख रेख अपन उनकी जैसे ही बुआई करेंगे, बुआई से लेकर और जब तक अपन को फलन ना प्राप्त हो जाए तब तक अपन देख रेख विशेष तौर पर करते हैं। लेकिन इसमें अपन क्या करेंगे, नर्सरी में बुआई से लेकर, और यहाँ पर आप कर लीजिएगा नर्सरी के अंदर, जब तक अगर कोई पौध वगैरह अपन तैयार करें तो उस पौध की ट्रांसप्लांटिंग अपन नहीं कर देते, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर उस प्लांट को नहीं कर देते, तब तक अपन नर्सरी के अंदर एक प्लांट का मैं बात करूं तो, और एक वेजिटेबल और फ्लावर्स, चाहे किसी की भी अपन नर्सरी तैयार कर रहे हो उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन नर्सरी की बात करते हैं कि नर्सरी क्या होती है। देखिएगा, नर्सरी सबसे पहले आपने बताया कि एक सीमित क्षेत्र होता है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करता हूं यहाँ। तो वह सीमित क्षेत्र जहां पर छोटे छोटे और महंगे बीजों को, छोटे छोटे और महंगे बीजों को बोया जाता है। मतलब वह सीमित क्षेत्र जहां पर छोटे छोटे और महंगे बीजों को बोया जाता है, यानी कि नर्सरी जो होगा वो एक सीमित एरिया होगा और उसमें अपन छोटे छोटे और महंगे बीजों को उगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है महंगे बीज। और अंकुरित होने से लेकर और जब तक अपन ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर देते उसके बीच में जितनी भी जो विपरीत परिस्थितियां आती है उनसे अपन नर्सरी के अंदर संभावित अपन सुविधाएं देते हैं पौधे को और मैनेजमेंट करते हैं। मतलब अपन लिख सकते हैं आगे, तथा अंकुरित होने से लेकर, मतलब अंकुरित होने से लेकर पौध रोपण तक, और पौध रोपण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग तो इस ट्रांसप्लांटिंग एज तक अपन क्या करते हैं, संभावित सुविधाएं प्रदान करते हैं। मतलब अगर पौधे को सिंचाई की कमी हो रही है तो अपन सिंचाई करेंगे, उसमें खरपतवार हो गए तो खरपतवारों को निकालेंगे। ये सारी क्रियाएं अपन किस में करते हैं, नर्सरी में करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। दोबारा से देखिएगा डेफिनेशन को कि वह सीमित क्षेत्र, नर्सरी जो होता है वो एक सीमित एरिया होता है और सीमित एरिया के अंदर अपन छोटे छोटे और महंगे बीजों को उगाते हैं। और जब ये बीज अंकुरित होने से लेकर और पौध रोपण यानी कि ट्रांसप्लांटिंग तक अपन इसको नर्सरी में रखते हैं, उनको सभी संभावित सुविधाएं प्रदान अपन करते हैं कि उसमें कोई भी रोग वगैरह ना हो। और फिर लास्ट में अपन क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। देखिएगा ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, मान लीजिए ये आपका एक नर्सरी एरिया है, ये आपका नर्सरी एरिया है और ये आपका खेत है। तो यहाँ पर आपने कोई भी पौधे की नर्सरी तैयार कर ली, मान लीजिए आपने मिर्च की नर्सरी तैयार कर ली। तो इसमें जब ये अंकुरित हुआ वहां से लेकर वो ट्रांसप्लांटिंग एज तक, मतलब अब आपको लगने लग गया कि अपन इसको खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो आप इस जगह से उठाकर और इस मिर्च के जो जितने भी नर्सरी के पौधे हैं उनको आप खेत के अंदर लगा सकते हैं। तो ये जो क्रिया है ये है आपके ट्रांसप्लांटिंग। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं फैक्ट्स अब आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो हेडिंग है आपके पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव।
किसके लिए? पौधशाला के लिए। पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव, यानी कि आपको सिलेक्शन ऑफ साइट करना है, मतलब स्थान का चुनाव करना है। अगर विशेष तौर पर देखें तो स्थान के चुनाव में सबसे पहले आपको जो स्थल है यानी कि भूमि है, स्थल बोल दो चाहे भूमि बोल दो, उस भूमि की कंडीशन आपको देखनी होती है कि वो मिट्टी कैसी है वहाँ की, और भूमि किस प्रकार से उबड़ खाबड़ तो नहीं है, तो वो देखनी होती है। तो अपन इसमें सिंपली देखते हैं कि जो नर्सरी का स्थान है वो दूसरे स्थानों से ऊपर उठा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर अपन देखते हैं नर्सरी के अंदर जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अंदर कि नर्सरी का जो एरिया है, नर्सरी है इसका एरिया, नर्सरी का एरिया जो अन्य आपके स्थान है, अन्य स्थान जैसे मैं बात करूँ तो आपका कोई भी खेत है उससे ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, ऊपर उठा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? तो नर्सरी का क्षेत्र है वो ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए कि नर्सरी के अंदर क्या होता है, नर्सरी के अंदर जल भराव की सबसे ज्यादा समस्या होती है। जहाँ पर अपन सिंचाई करते हैं तो उसमें पानी ज्यादा भर जाता है, तो इसलिए जल भराव की समस्या होती है। या मैं बात करूँ वर्षा ज्यादा होती है तो पानी भर जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए अपन भूमि की स्थिति देखते हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो है आपके पास में कि जो आपकी नर्सरी है वो या तो हाईवे के पास में होनी चाहिए, नर्सरी की भूमि है वो हाईवे के पास में होनी चाहिए, या मैं बात करूँ तो जो सड़क है वो ऐसे स्थानों पे होनी चाहिए जहाँ से आवागमन हो, अच्छे से आवागमन हो, मतलब खूब सारे वो वहाँ पे वाहन वगैरह चलते हो और अच्छी खासी वहाँ पे सुविधा उपलब्ध हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिएगा, अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो तीसरा पॉइंट है आपके पास में मृदा की, कि नर्सरी के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। तो नर्सरी की जो अपन मृदा लेते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि मृदा जो है वो कठोर नहीं होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए, या अपन बहुत बात करें तो सख्त नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और नर्सरी के लिए हमेशा जो मिट्टी उपयुक्त रहती है वो रहती है आपके बलुई दोमट, नर्सरी के लिए बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। और अच्छे जल निकास उसमें होना चाहिए, अच्छे से जल निकास होना चाहिए। और ये आप विशेष तौर पर सभी क्रॉप्स के अंदर, सभी प्लांट्स के अंदर, सब्जियों के अंदर सभी में पढ़ते हो कि पौधे के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी रहनी चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूँ, तो तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि नर्सरी के अंदर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई आप नर्सरी लगा रहे हो तो पौधों को आवश्यक रूप से पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यातायात की सुविधा आपके पास में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यातायात की सुविधा, मतलब आपके पास में वाहन सुविधा होनी चाहिए। कुल मिलाकर अगर अपन बात करें तो क्या होनी चाहिए, वाहन सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तो 5 नंबर पर देखिएगा, 5 नंबर पर आपके पास में जीवांश खाद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जीवांश खाद, मतलब आपके पास में चाहे आप मानो तो FYM मान लो, वर्मी कंपोस्ट मान लो, चाहे कंपोस्ट मान लो। नेक्स्ट 6 नंबर पर आपके पास में लेबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? श्रमिक होने चाहिए। तो श्रमिक की उपलब्धता, ये भी एक अपने पास में पॉइंट आता है कि नर्सरी के मैनेजमेंट के लिए आपके पास में लेबर्स भी होने चाहिए। भाई मान लीजिए आपने बेर की कोई नर्सरी तैयार की है, अब उसमें बेर लग रहे हैं तो बेर को तोड़ने वाला भी तो कोई चाहिए, तो इसलिए श्रमिकों की आवश्यकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि पौधशाला, ये अपन बात करें या नर्सरी जो है इसमें खेत की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ आपसे तो नर्सरी जो है इसमें अपन खेत की तैयारी कैसे कर सकते हैं। कि अभी तक तो अपन ने केवल और केवल मृदा देखा है, मृदा के अंदर वो की पॉइंट देख लिए जो कि एक नर्सरी के लिए उपयुक्त होते हैं। ये सारे क्या है? आपके की पॉइंट है। क्या है? की पॉइंट। अब देखो, अपन देखते हैं कि नर्सरी के अंदर खेत की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि नर्सरी की जो खेत है उस खेत के चारों ओर आपको घेराबंदी करनी है। मतलब जहाँ पे आप नर्सरी लगा रहे हो ये कोई एरिया है, तो इस एरिया के चारों ओर आपको तारबंदी कर दो, चाहे आप इसको घेर दो किसी भी चीज से, तो वो घेराबंदी जरूरी है। नेक्स्ट
उपकरणों की आवश्यकता या उपलब्धता, उपकरण वहाँ पे होने चाहिए। नर्सरी से संबंधित जितने भी उपकरण है, चाहे वो खुदाई से संबंधित हो, चाहे वो पानी देने से संबंधित हो, चाहे वो कटाई-छटाई से संबंधित हो, सारे उपकरण आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था, चाहे वहाँ पे ट्यूबवेल हो, चाहे बोर हो, कुछ भी हो, सिंचाई की क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि बीज बोने की जो क्यारियाँ हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं कि जब अपन क्यारियाँ बनाते हैं नर्सरी में, तो उन क्यारियों का विशेष तौर पर आकार क्या रखा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो क्यारियों का आकार रखने के लिए आपको चौड़ाई, लंबाई और गहराई, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपन गहराई भी नहीं रखे, क्योंकि नर्सरी भी बहुत प्रकार की होती है, उस हिसाब से मैंने कहा है आपको। तो अपन विशेष तौर पर चौड़ाई देखेंगे, लंबाई देखेंगे और साथ ही साथ ऊंचाई देखेंगे। तो चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई ये देखेंगे अपन। तो चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई विशेष तौर पर आपको 1 मीटर रखनी है, और लंबाई की बात करें तो 3 मीटर के करीबन लंबाई होनी चाहिए, और ऊंचाई की बात करें तो जमीन से, भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठी होनी चाहिए। देखिएगा यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ, यानी कि क्यारियों की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो 1 गुणा 3 गुणा 10 से 15, ये आपको ध्यान रखना है, ये रेशियो आपको ध्यान रखना है। 1 मीटर आपकी चौड़ाई, 3 मीटर आपकी लंबाई और 10 से 15 सेंटीमीटर भूमि से ऊपर होने चाहिए। मतलब ये आपकी भूमि है, तो इसे 10 से 15 सेंटीमीटर आप ऊपर मानो और यहाँ पे मानो, ये है। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि स्थानांतरित क्यारियाँ क्या होती है। तो देखिएगा, सिंपल से अगर मैं बात करूँ आपसे, तो स्थानांतरित क्यारियों के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो ये जो बीज क्यारियाँ होती है, स्थानांतरित क्यारियाँ किसे बोलते हैं अपन, ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग बेसिन बोल सकते हो, या ट्रांसप्लांटिंग वाली क्यारियाँ आप बोल सकते हो। मान लीजिए ये कोई नर्सरी है, नर्सरी के अंदर आपने यहाँ पे पौधे लगा रखे हैं, और ट्रांसप्लांटिंग का मतलब होता है आपके सीधे सीधा मानो आप खेत, किससे, खेत से संबंधित। तो खेत बड़ा होता है, तो इसलिए हमेशा जो ये स्थानांतरित क्यारियाँ हैं, ये नर्सरी एरिया से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, क्या होगी, बड़ी होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, खाली इतना सा आपको ध्यान रखना है की पॉइंट, कि जो ट्रांसप्लांटिंग की क्यारियाँ होती है वो नर्सरी क्यारियों से बड़ी होती है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। एक चीज और आपको याद रखनी है, वो है कि नर्सरी के अंदर महंगे और कीमती जो पौधे होते हैं उनको गमलों और साथ में जो बीज पात्र होते हैं उनमें उगाना चाहिए। जो महंगे बीज होते हैं उनको गमलों में या बीज पात्र में उगाना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आपको मिट्टी की तैयारी में आपको बता देता हूँ कि नर्सरी के अंदर आपको मिट्टी की तैयारी किस प्रकार से करनी है। मिट्टी की तैयारी, नर्सरी में मिट्टी की तैयारी किस प्रकार से करनी है, तो आपको लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, 1 से 1.5 माह पूर्व, 1 से 1.5 माह पूर्व, 1 से 1.5 माह पूर्व आपको क्या करनी है, तो 1 से 1.5 महीने पहले आपको अच्छे से जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, सड़ी गली गोबर की खाद, सड़ी गली FYM शॉर्ट में मैंने लिखा है, ध्यान रखिएगा, सड़ी गली होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। अगर कच्ची होगी तो दीमक का प्रकोप होगा। तो 1 से 1.5 माह पहले आपको सड़ी हुई जो FYM की खाद है वो आपको 20 से 25 किलोग्राम मात्रा के अनुसार डालना है, 20 से 25 kg प्रति हेक्टर, इस हिसाब से आपको डालना है मृदा के अंदर। कब डालना है, 1 से 1.5 महीने पहले, इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट में बात करता हूँ, तो अगर नर्सरी की जो मिट्टी है उसको आप निर्जमीकृत करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, निर्जमीकृत, मतलब उसमें कवक है, फफूंद है, उनको हटाना चाहते हैं नर्सरी की मिट्टी से, तो आपको क्या करना है, आपको 1% फार्मेलिन बोल दो, चाहे से ये याद रखना है, सारे की पॉइंट है, फार्मेलिन बोल दो चाहे फार्मेल्डिहाइड बोल दो, फार्मेलिन बोल दीजिए चाहे फार्महेल्डिहाइड बोल दीजिए, ये विलियन है, ये एक घोल है या रसायन मान लीजिए आप। इसको 4 से 5 लीटर पानी के अंदर मिलाना है आपको, कितने लीटर, 4 से 5 लीटर पानी के अंदर मिलाना है, और मृदा के अंदर छिड़क देना है। इसको क्या कर सकते हैं आप, स्प्रे कर सकते हैं, छिड़क देते हैं, और छिड़कने के बाद में 4 से 5 दिन तक, कितने दिन तक, 4 से 5 दिन तक आपको मृदा को क्या रखना है, ढक कर रखना है। सिंपल सी बात करें तो निर्जमीकृत करने के लिए 1% फार्मेलिन और उसके साथ फार्मेल्डिहाइड, इसके विलियन को 4 से 5 लीटर पानी के अंदर आप घोले, उसके बाद में मृदा पर छिड़के और 4-5 दिन तक मृदा को कवर कर दें, ढक कर रखें।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मृदा के अंदर मान लीजिए दीमक का प्रकोप हो गया, ये भी एक की पॉइंट हो जाता है कि दीमक का प्रकोप हो गया मान लीजिए मृदा में, टर्माइट का प्रकोप हो गया, तो आप क्या कर सकते हो। और ये क्वेश्चन पूछा जा गया है आपके सुपरवाइजर के एग्जाम में भी पूछा गया, क्लोरपाइरिफॉस का उपयोग कर सकते हो, क्लोरोपाइरिफॉस का उपयोग कर सकते हो, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ कि पौधशाला में जो पौध है वो तैयार अपन अब करते हैं। थोड़ा सा इसमें की पॉइंट और देख लेते हैं कि नर्सरी के अंदर जो पौध तैयार अपन करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो नर्सरी में पौध तैयार करना, अब आपके पास में पॉइंट आता है पौध तैयार करना। आपने मिट्टी तैयार कर ली, अब अपन पौध तैयार करेंगे। देखना, पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको जो बीज लेते हैं आप, वो बीज कहाँ से लेना चाहिए वो अब मैं बता देता हूँ। तो आपके एक इंस्टीट्यूट है एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, उससे लो, या कोई आप मैं बात करूँ तो केवीके से ले सकते हैं, और कोई विश्वसनीय संस्थान से ले सकते हैं। अब इसमें 3 प्रकार से आप बीज बो सकते हैं। पहला है कि बीज को आप छिटक कर बो सकते हैं, बीज छिटक कर बोना, छिटक कर या छिड़कवा भी बोल दो आप इसको, बीजों को छिटक कर बो सकते हैं। दूसरा है कि आप बीजों को लाइनों में बो सकते हैं, कतार में बो सकते हैं, कतार में बोना। और तीसरा है आपके पास में कि आप रोपाई कर कर भी बीजों को बो सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो बीज है वो आपको किस प्रकार से बोने चाहिए। बीज को अगर आप छिटक कर बोते हैं तो जो गोभी वर्गीय जितने भी आपके बीज होते हैं, गोभी वर्गीय सब्जियों के, उनको आप छिटक कर बो सकते हो। अगर पंक्तियों में बोलना है तो जिसमें बात करूँ पपीता, अमरूद, टमाटर, बैंगन, मिर्च, ये तीनों आ जाएंगे इसमें, तो इनको आप बो सकते हो। रोपाई के लिए आप जितने भी जो, जैसे मैं बात करूँ रोपाई के लिए आप प्याज ले लो, तो प्याज को आप रोपाई करके बो सकते हो। तो उस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि फूलों की नर्सरी आप कैसे तैयार कर सकते हैं। फूलों की नर्सरी तैयार करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉपिक लगाना है फूलों की नर्सरी तैयार करना, फूलों की नर्सरी तैयार करना। देखिएगा, इसमें आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले एरिया आपको ध्यान रखना है। एरिया की बात करें तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई, यहाँ पे चौड़ाई और यहाँ पे ऊंचाई। लंबाई की बात करें तो 1 मीटर, चौड़ाई की बात करें तो 1.5 मीटर, और ऊंचाई की बात करें तो सेम रहेगी, ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर। ये आपके पास में एरिया होता है कि फूलों की नर्सरी तैयार करने के लिए जो आपकी नर्सरी होती है उसकी लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए, चौड़ाई 1.5 मीटर होनी चाहिए, ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब देखो, इतना आपने कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि फूलों की जो नर्सरी अगर आप तैयार करते हैं तो उसमें आप फूलों के जो बीज होते हैं उनको कवकनाशी से उपचारित कर सकते हो। बीज उपचार भी अगर आप करना चाहते हैं तो किससे करें, कवकनाशी से उपचार कर सकते हैं। आपको पता है कवकनाशी कौन सी है, थायरम और कैप्टान, थायरम और कैप्टान से आप उपचारित कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ एक की पॉइंट कि जो फूलों की नर्सरी है वो अगर आप नर्सरी के बीजों को नर्सरी में लगाते हो या फूलों के बीजों को नर्सरी में लगाते हो तो 3 से 4 सप्ताह बाद में, 3 से 4 सप्ताह बाद में ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के योग्य हो जाते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के योग्य हो जाते हैं मतलब आप इनको खेत में ट्रांसफर कर सकते हो फूलों को। कितने महीनों बाद में, 3 से 4 सप्ताह बाद में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात करता हूँ आपको सब्जियों की नर्सरी किस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। सब्जियों की नर्सरी, सब्जियों की बात करें तो देखिएगा, सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको एरिया की जरूरत पड़ेगी। सेम इसी प्रकार से अपन चलेंगे। तो एरिया में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई शॉर्ट में लिखा है। लंबाई की बात करें तो लंबाई देखिएगा 1 मीटर आपकी लंबी होनी चाहिए। सॉरी, इसमें सबसे पहले अपन लंबाई की बात करें तो लंबाई आपके 2 से 3 मीटर आप मान कर चलिए, 2 से 3 मीटर। चौड़ाई की बात करें तो 1 से 1.5 मीटर, इसका आधा कर दो, 3 का आधा। और ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से याद रखना है। और विशेष तौर पर अगर बात करें तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो आपके जितने भी फूल गोभी की नर्सरी है वो सबसे पहले एक पॉइंट लिखना आप, इसमें कुछ पॉइंट है। फूल गोभी की जो नर्सरी है वो 4 से 6 सप्ताह के अंदर क्या हो जाती है, ट्रांसप्लांटिंग की योग्य हो जाती है। और वैसे ही बात करें तो एक प्याज आपके
जो इम्पोर्टेंट है इस नर्सरी के अंदर, प्याज इम्पोर्टेंट है सब्जियों की नर्सरी में, किस प्रकार से करते हैं। तो इसकी नर्सरी विशेष तौर पर 6 से 8 सप्ताह में पूरी होती है, ट्रांसप्लांटिंग की योग्य हो जाती है 6 से 8 सप्ताह में। तो ये की पॉइंट है। विशेष तौर पर अगर अपन देखें तो सब्जियों की जो नर्सरी वो 4 से 6 सप्ताह या 5 से 6 सप्ताह के अंदर ट्रांसप्लांटिंग की योग्य हो जाती है, लेकिन एकमात्र प्याज ऐसा है जिसकी 6 से 8 सप्ताह के अंदर क्या होती है, नर्सरी तैयार होती है। और एरिया की बात करें, अगर एरिया की बात करें तो एरिया में आपको बता देता हूँ सब्जियों के लिए एरिया। एक ट्रिक है आपके पास में, याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक है टब में गोभी और प्याज, टब में गोभी और प्याज, ये एरिया की ट्रिक है कि आप नर्सरी का एरिया कितना ले सकते हो। तो टे का मतलब हो गया टमाटर, बे का मतलब हो गया बैंगन, मैं का मतलब हो गया मिर्च, गोभी, और लास्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्याज, आपको दिखेगा नहीं इसलिए। तो सबसे पहले आपको 100 से स्टार्ट करना है, 100 से 125। फिर बैंगन के लिए लिख दो आप 125 से 150, मतलब 25-25 जोड़ दिया। फिर अब 50-50 जोड़ते जाओ, 150 से 200, गोभी के लिए 200 से 250, और लास्ट में ये प्याज के लिए 500 कर दो, और मीटर स्क्वायर लगा देना। ये आपके सारा एरिया यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। अब आपसे पूछ ले कि टमाटर की नर्सरी तैयार करने के लिए नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो 100 से 125 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही गोभी का पूछ ले तो ये रहा, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। प्याज के लिए 500। अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि फलों की नर्सरी किस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो। तो फलों की नर्सरी तैयार करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फलों की नर्सरी तैयार करना। अब किसकी बात करेंगे अपन? फलों की नर्सरी तैयार करना। अब आपको फलों की नर्सरी तैयार करनी है, और फलों की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको ये याद रखना है कि विशेष तौर पर जो फल होते हैं, आपको पता है बीजों द्वारा तैयार किया जाता है कई फलों को, और कई फलों को आप तैयार कर सकते हो अलैंगिक प्रवर्धन या व्यवसायिक प्रवर्धन बोल दो, चाहे इसे वानस्पतिक प्रवर्धन बोल दो, अलैंगिक प्रवर्धन से तैयार किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप अलैंगिक प्रवर्धन करते हैं तो जैसे मान लीजिए ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ग्राफ्टिंग के अंदर आपको बडिंग वगैरह, कलम वगैरह ये तैयार करनी होती है। तो ये आप पहले पौधा लगाते हैं किसी भी पौधे का, मान लीजिए आपको अमरूद के अंदर ग्राफ्टिंग करनी है, तो आप सबसे पहले एक अमरूद का पौधा लगाओगे, उससे ही तो एक दूसरी जो स्टॉक होती है, जैसे रूट स्टॉक बोल दो, साइन बोल दो, वो लेते हैं। तो इसके लिए सबसे मेन है आपके पास में कि फलों के आपको एक ना एक तो बीज पौधा लगाना ही पड़ेगा। और फलों का अगर बीज पौधा आप लगाते हो तो ध्यान रखिएगा इनकी दूरी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले दूरी की बात करें तो दूरी ध्यान रखिएगा कि जो मोटे बीज होते हैं, एक होते हैं आपके पास में मोटे बीज, जैसे मैं बात करूं तो आम हो गया, बेर हो गया, इनको आपको 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना है। मतलब एक पौधा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दूसरा पौधा है वो भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, इस प्रकार से। नेक्स्ट अगर पपीता की पौधे की बात करें अपन, पपीता, तो पपीता के पौधे को आपको 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ही लगाया जाता है। और याद रखिएगा पपीता में नर और मादा अनुपात कितना होता है, ये याद रखिएगा। तो नर 1 होना चाहिए, मादा 10। अगर मादा 10 है तो नर उसमें 1 होना चाहिए, ये अनुपात याद रखिएगा। एक है कि पपीता की जो नर्सरी है वो 2 माह में बनकर तैयार हो जाती है, ट्रांसप्लांटिंग की योग्य हो जाती है। पपीता की नर्सरी अगर आप नर्सरी में लगाते हो पपीता को, तो ट्रांसप्लांटिंग की योग्य 2 माह में हो जाती है। इस चीज़ का आपको याद रखना है, 2 माह नहीं है तो 60 दिन, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो फूल होते हैं या मैं बात करूँ फल होते हैं, वो भी सेम विशेष तौर पर देखे जाए तो कोई 4 से 6 माह भी लेता है, कोई 2 माह भी लेता है, लेकिन विशेष तौर पर मोटे-मोटे तौर पर बोले तो 1 वर्ष बाद में क्या करते हैं, फलन देना स्टार्ट करते हैं, फल देते हैं वो 1 साल बाद में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट में एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, वो था आपके पास में नर्सरी में, या मैं बात करूँ नर्सरी में क्यारियों के प्रकार बोल दो या नर्सरी के प्रकार बोल दो, क्यारियों के प्रकार। अब देखिएगा 3 प्रकार से क्यारियाँ होती है। एक होती है समतल, एक होती है उठी हुई, एक होती है धसी हुई। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश आपके लिए परफेक्ट रहेगी। समतल को आप बोल दो फ्लैट बेड, फ्लैट बेड। उठी हुई को बोल दो रेस्ट बेड, रेस्ट बेड। इस प्रकार से याद रखनी है। जो समतल क्यारी होती है वो आपको ग्रीष्म ऋतु के लिए भी उपयोग में ले सकते हो, बसंत ऋतु के लिए भी उपयोग में ले सकते हो। उठी हुई क्यारी आप वर्षा ऋतु में प्रयोग लेते हैं, क्यों? क्योंकि
वर्षा ऋतु में नर्सरी में पानी बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए क्यारी उठी हुई रहेगी तो उसमें पानी नहीं भरेगा। और दसी हुई क्यारी लेते हैं आप शीत ऋतु में, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो पौधे मर जाते हैं। तो जब ये मान लीजिए दसी हुई क्यारी है, ये मर्दा में दसी हुई है, यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, तो डायरेक्ट जो सर्दी है वो पौधों को प्रभावित नहीं करेगी। वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु में इसको आप ऊपर लगाओ नर्सरी को, ये नर्सरी इस प्रकार से ऊपर होती है, तो जब पानी आता है तो वो पानी यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भरता नहीं है, मतलब ऊपर है तो इधर से चला जाता है, इस प्रकार से होता है। एक आपके पास में शक्तिकरण, एक टर्म आती है आपके पास में शक्तिकरण, और एक टर्म आती है आपके पास में विरलीकरण। शक्तिकरण और विरलीकरण देखिएगा, सबसे पहले विरलीकरण की बात करते हैं। तो विरलीकरण अपन बोलते हैं कि जब नर्सरी के अंदर ज्यादा पौधे हो जाते हैं, ये मान लीजिए नर्सरी के अंदर अपन ने पपीता लगाया और उसके पौधे क्या हो गए, ज्यादा हो गए, पौधे क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तो उन पौधों को उखाड़ कर नर्सरी से बाहर करना, पौधों को उखाड़कर नर्सरी से बाहर करना, अननेसेसरी पौधों को, तो वो क्या है, आपके विरलीकरण है। शक्तिकरण किसे बोलते हैं, देखिएगा, शक्तिकरण बोलते हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई प्लांट्स है, इनको आपने नर्सरी में उगा रखा है, अब इन प्लांट्स को आप ट्रांसप्लांटिंग करना चाहते हैं, मतलब एक अब इस नर्सरी से उठाकर खेतों में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, 10 दिन पहले, 10 दिन पूर्व इसमें क्या कर देंगे, सिंचाई बंद कर देंगे। ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ये अच्छी तरीके से खुद को सरवाइव कर सके, दूसरे नए एनवायरनमेंट में ये जाने वाला है, क्योंकि नर्सरी में इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता था, अभी इसको खेत में अपन लेके जाएंगे तो पता नहीं किस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलेगा, तो उसके लिए ये सुटेबल हो जाए, इसलिए आप क्या करते हैं, 10 दिन पहले सिंचाई को बंद कर देते हैं। इस क्रिया को आप शक्तिकरण बोलते हैं, उसको सख्त करना, उसको एक्टिव करना। इस प्रकार से आज का ये जो टॉपिक है आपके, कौन सा, मैं बात कर लेता हूँ, दोबारा आपको बता देता हूँ। तो फल वृक्षों की नर्सरी प्रबंधन, ये टॉपिक आपका आज क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ या टॉपिक समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।